Hello hackers, so this is Ashish Kumar once again welcoming you all to Cyber पाठशाला। हैकर्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म नेटवर्किंग का। बिकॉज लर्नर्स, अगर आज कोई भी हैकर किसी पैकेट को हैक नहीं कर पा रहा है या हैक कर पा रहा है तो वहाँ पे प्रोटोकॉल्स की एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है, या प्रोटोकॉल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये प्रोटोकॉल्स का मतलब है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नेटवर्किंग में होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन को, हर एक बातचीत को बताते हैं कि आपको बात कैसे करनी चाहिए है, किस स्ट्रक्चर में रह के करनी चाहिए, किस तरीके से ट्रांसफर होना चाहिए, ताकि आप सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी के साथ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। और सर, अगर इन्हीं प्रोटोकॉल्स में कहीं कमियां रह जाए, इन्हीं प्रोटोकॉल्स को अगर सुधारा ना जाए या सही प्रोटोकॉल यूज ना लिए जाए तो कोई भी डिवाइस इजीली कमजोर हो सकता है और उसे कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। सो आज हम इन्हीं प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे लर्नर्स। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करेंगे व्हाट इज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स आखिर होते क्या है। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, हमारे पास ऐसे कितने टाइप्स हैं प्रोटोकॉल्स के, जैसे एफटीपी, एसएसएच, एसएनएमपी, टीसीपी, यूडीपी एंड सो ऑन। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लैग्स इन टीसीपी। सर, जो टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इसके अंदर कुछ फ्लैग्स हैं जिसकी मदद से वो काम कर पाता है। उन फ्लैग्स के बारे में पहले पढ़ेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि वो काम कैसे करता है, यानी टीसीपी एक कनेक्शन बनाता कैसे है, उस कनेक्शन को तोड़ता कैसे है। ये सारी चीजें जो नेटवर्किंग के एग्जाम्स या कोई भी नेटवर्किंग से रिलेटेड जॉब में हमें पता होनी चाहिए, हमसे ज्यादातर पूछी जाती है, ये सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट टीसीपी वर्सेस यूडीपी, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्सेस यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये सारे टॉपिक्स आज हमें क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, विच इज व्हाट इज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या होता है? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है लर्नर्स। इसका कहना है कि ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ रूल्स जो आपको बताते हैं कि डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा, यानी दो मशीन्स के बीच में जब बातचीत हो रही है तो जो डेटा के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, डेटा को सेंड करा जा रहा है या रिसीव करा जा रहा है, वो कैसे होना चाहिए है, ताकि आप डिवाइस कम्युनिकेशन तो कर ही सकें, यानी दो या दो से ज़्यादा मशीन्स तो आपस में बात कर सके, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी तीनों चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई हो सके। साथ में स्पीड भी ऐड कर सकते हैं आप। तो सर, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का अगर हम तो एग्जाम्पल लें तो ये हमें बताता है कि अगर आज आप अपने घर से, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर आज हम अपने घर से अपने ऑफिस जाना चाहते हैं, अब चाहे मैं टू व्हीलर के जरिए ऑफिस जाऊं या फोर व्हीलर के जरिए ऑफिस जाऊं, लेकिन हम जो भी व्हीकल डिसाइड करेंगे ट्रैवलिंग के लिए, हम उस व्हीकल में जब जा रहे हैं तो हम ध्यान रखेंगे, ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिएगा, हम ध्यान रखेंगे कि हम स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करें, हम सीट बेल्ट वेयर करें, हम ट्रैफिक लाइट पे रुके। और ये सारे ट्रैफिक रूल्स को हम फॉलो क्यों कर रहे हैं? ताकि सर आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सको। अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करें तो हो सकता है कि आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। यही चीज नेटवर्किंग में भी है। आप जो मैसेज भेज रहे हो, अगर आप चाहते हो कि वो बिना करप्ट हुए, बिना खराब हुए, बिना किसी हैकर की नजर में आए, या बिना किसी हैकर से उसका डेटा लीक हुए, हैकर के कंट्रोल में बिना जाए, अगर आप चाहते हो आपका पैकेट, आपका मैसेज सक्सेसफुली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, तो ऐसे में हमें सही प्रोटोकॉल्स डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि कौन से प्रोटोकॉल्स के जरिए क्या बातचीत होनी चाहिए। तो यही कंसेप्ट लर्नर्स आज आप लोगों को क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स के बारे में। जैसा मैंने आपको कहा, नेटवर्किंग में हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, टीसीपी, यूडीपी, एफटीपी, एसएसएच, एसएनएमपी, है ना, एनटीपी, बहुत सारे प्रोटोकॉल। लेकिन हमें नहीं पता कि ये प्रोटोकॉल्स क्या है और कैसे काम करते हैं, और ना ही ये पॉसिबल है कि एक बार में हम सारे प्रोटोकॉल्स याद कर पाए या सबकी वर्किंग समझ पाए। इसे हम थोड़ा इजी करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे जो कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं, हम उनके नाम से थोड़ा फेमिलियर होंगे, हम समझेंगे कि अच्छा, ऐसा इस नाम का भी कोई प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत उनकी वर्किंग समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक प्रोटोकॉल को सेलेक्ट करेंगे और उनकी डेप्थ में जाएंगे, जो कि इसी कोर्स में मैं आपको बताऊंगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने जितने भी प्रोटोकॉल्स को रखा है, चाहे वो टेलनेट है, एसएमटीपी है, पीओपी3 है, टीसीपी, यूडीपी है, आईपी, आईसीएमपी है, इथरनेट, ट्रिपल पी है, कोई भी प्रोटोकॉल हो, ये सारे प्रोटोकॉल्स के आगे हमने टीसीपी आईपी मॉडल का 4 लेयर जो है वो रखा हुआ है। मतलब टीसीपी आईपी मॉडल इसके सामने रखा है। इसका मतलब क्या है? ये टीसीपी आईपी मॉडल क्या है सर? सो बात ऐसी है कि अगर आज एक डिवाइस यानी यूजर ए यूजर बी से बात करना चाहता है लर्नर्स, तो ऑब्वियस है कि इसका कोई तो सिस्टमैटिक तरीका होगा
मतलब सबसे पहले यूजर ए किसी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करता होगा, वहां पे जाके बताता होगा कि उसे किससे बात करनी है। वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की मदद से पहले कनेक्शन बनाने के लिए वो सॉफ्टवेयर पहले ये चेक करता होगा कि भाई मैं किस हार्डवेयर से बात करूंगा। फिर सामने वाली मशीन से कनेक्शन बनाने के लिए उस मशीन का डेटा लेता होगा, उसका आईपी एड्रेस, उसकी आगे की डिटेल्स लेता होगा। फिर उससे बात करने के लिए उसको जाके रिक्वेस्ट भेजता होगा कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। वो रिप्लाई देता होगा, कनेक्शन बनता होगा। फिर एक मैसेज बनाएगा, ये एक मैसेज ड्राफ्ट करेगा कि मैसेज दिखना कैसे चाहिए, मैसेज में कौन सा डेटा कहाँ लिखा होना चाहिए, यानी उसकी फॉर्मेटिंग करी जाएगी। और ये सब करने के बाद पैकेट यहाँ भेजा जाएगा और यूजर बी जो है वो उस पैकेट को रिसीव करेगा और रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि उस पैकेट को पढ़ा जा सके। तो ये कोई ना कोई सिस्टमेटिक तरीका तो है ही है जिसकी मदद से बातचीत हो रही है। वो सिस्टमेटिक तरीका था लर्नर्स OSI मॉडल। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में समझेंगे। OSI का मतलब था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। अब OSI मॉडल क्या था? तो सर OSI मॉडल में ना 7 लेयर्स बताई गई, यानी 7 स्टेप्स बताए गए। इन 7 स्टेप्स के अंदर इस तरीके से लर्नर्स हमें टोटल 7 लेयर्स मिली। उन 7 लेयर्स में क्या बताया गया कि किस लेयर के अंदर क्या टास्क होगा। ये OSI मॉडल आपको बता रहा था कि नेटवर्किंग में बात करने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है, एक स्टैंडर्डाइज तरीका क्या है कि आपको नेटवर्किंग में कैसे बात करनी चाहिए या आप एक्चुअली नेटवर्किंग में बात करते कैसे हो। हमने कहा ठीक है, यानी हम जब भी किसी से बात करते हैं तो बातचीत करने के लिए एक मशीन से दूसरी मशीन तक डेटा सेंड होने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस 7 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ऐसा OSI मॉडल ने हमें बताया। हमने कहा ठीक है, लेकिन जब हमने रियल वर्ल्ड में, जब आज के टाइम पे जब हम नेटवर्किंग में इंटरनेट की मदद से बातचीत करते हैं, जब हमने उस प्रोसेस को OSI से कंपेयर करा तो हमने देखा कि OSI को अपडेट करने की जरूरत है। OSI कह रहा है कि आप 7 स्टेप्स के जरिए बात करते हो, बट हमें रियल वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है कि हम 4 या 5 स्टेप्स के अंदर ही बात करते हैं। तो OSI का जो अपडेटेड वर्जन हमारे पास आया, जो आज इंप्लीमेंट हो रहा है, जो आज हम यूज ले रहे हैं लर्नर्स, वो है TCP/IP मॉडल। और इसमें जो हमें लेयर्स देखने को मिल रही है वो है नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। कोई भी मॉडल हो, चाहे OSI हो, TCP/IP हो, इसे हमेशा बॉटम टू अप रीड करा जाता है। अब ऐसा क्यों है समझते हैं, और किस लेयर में हो क्या रहा है। सर सबसे पहले अगर आप बात करो नेटवर्क एक्सेस लेयर की, तो इसने कहा कि जो भी हार्डवेयर डिवाइस है और उसके प्रोटोकॉल्स हैं उनका ध्यान मैं रखूंगा। यानी अगर मुझे आज आपसे बात करनी है तो हम दोनों के बीच में बातचीत कराने के लिए कोई ना कोई हार्डवेयर डिवाइस तो यूज होगा, उस हार्डवेयर डिवाइस के अंदर भी कोई प्रोटोकॉल होगा। नेटवर्क लेयर ने कहा उस हार्डवेयर डिवाइस और उस प्रोटोकॉल को मैनेज मैं करूंगा, वो मेरे अंडर आएंगे। हमने कहा ठीक है, ये मैनेज कर रहा है हार्डवेयर डिवाइस उनके प्रोटोकॉल्स को। जैसे आपने सुना होगा इथरनेट केबल के बारे में, तो इथरनेट और उसके प्रोटोकॉल को नेटवर्क एक्सेस मैनेज कर रहा है। जब हार्डवेयर डिवाइस ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम बात करेंगे और इस प्रोटोकॉल की मदद से बात करेंगे, तो अब आता है सेकंड सवाल। वो ये है कि आपको बात करनी किससे है, जिससे बात करनी है उसका एड्रेस लेकर आओ। तो एड्रेसिंग के लिए, आपका रूट डिसाइड करने के लिए और आप जिससे बात कर रहे हो उसका एड्रेस कंफर्म करने के लिए इंटरनेट लेयर ने कहा कि भाई मैं काम कर दूंगा। ये कैसे? इंटरनेट ने कहा कि मेरे पास आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस का प्रोटोकॉल है पूरा। ICMP है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ARP है, DHCP, ये सब क्या काम आते हैं? ये सब आपकी मदद करते हैं एक सही रास्ता डिसाइड करने के लिए और आप जिससे बात करना चाहते हो उसका IP कंफर्म करने के लिए। तो वहां पे इंटरनेट ने कहा कि जो एड्रेसिंग का काम है ना, आपको जिससे बात करनी है उसका IP चेक करना, कंफर्म करना, उसके लिए सही रूट सिलेक्ट करना, ये सब इंटरनेट लेयर कर देगा। हमने कहा परफेक्ट, अब रास्ता भी डिसाइड हो चुका और ये भी पता है कि किससे बात करनी है। लेकिन क्या हम बिना कनेक्शन बनाए किसी को कोई भी डेटा सेंड कर सकते हैं क्या? क्या ये पॉसिबल है कि मैं आज आपसे बिना कनेक्शन बनाए आपको कोई भी डेटा ऐसे ही सेंड कर दूं? नहीं पॉसिबल है। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर ने कहा कि अब मैं क्या करूंगा कि अगर आपको दोनों डिवाइसेस का एड्रेस मिल गया है, दोनों डिवाइसेस में किस रास्ते से बात करनी है सब क्लियर हो गया है, तो मैं उस रास्ते पे जाकर कनेक्शन बनाऊंगा। एक कनेक्शन बनाने के लिए एक ट्रस्ट पैदा करूंगा और उसके लिए TCP UDP 2 प्रोटोकॉल्स हमारे काम आते हैं। हमने कहा ठीक है, इन 2 प्रोटोकॉल्स की मदद से क्या होता है कि सर एक अच्छा कनेक्शन बनाया जाता है और जब कनेक्शन बन जाता है तो आप डेटा शेयरिंग चालू कर सकते हो। तो कनेक्शन बनने के बाद जो एप्लीकेशन लेयर के सॉफ्टवेयर हैं ये मैसेजेस बनाते हैं, मैसेजेस को फॉर्मेट करते हैं, ये बताते हैं कि मैसेज कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ लिखी हुई होगी, क्या डेटा, क्या इन्फॉर्मेशन एक मैसेज के साथ हमारी डेस्टिनेशन तक भेजी जाएगी।
ये सारी चीजें एप्लीकेशन लेयर डिसाइड करता है, एक मैसेज बनाता है और बातचीत करना चालू कर देता है। इस तरीके से लर्नर्स हम नेटवर्किंग में बात करते हैं और इस बातचीत के दौरान हमें कुछ प्रोटोकॉल्स दिख गए। तो हमारे पास नेटवर्क एक्सेस में क्या क्या था, इथरनेट, ट्रिपल पी, एडीएसएल। इंटरनेट लेयर में था आईपी, आईसीएमपी, एआरपी और डीएचसीपी, है ना। एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करूं तो टीसीपी और यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिन्हें कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी कहा जाता है। यानी नेटवर्किंग में अगर आज किसी को किसी से भी बात करनी है ना, तो कनेक्शन बनाने के लिए सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल जो है वो टीसीपी यूडीपी, और उसमें भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल टीसीपी है। सबसे पॉपुलर, सबसे रिलायबल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल। हमने कहा ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन लेयर, जहां पे हमारे पास है टेलनेट, एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सारे मेल भेजने में हमारी मदद करता है। पीओपी3 जो इसी का साथी है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एनटीपी, एचटीटीपी, एसएनएमपी, डीएनएस और एसएसएच। तो सर हम ये सारे प्रोटोकॉल्स के नाम ऐसे सुन क्यों रहे हैं, ताकि हम लोग फेमिलियर हो पाए और एक आइडिया ले पाए कि ये जितने नाम हमारे सामने लिखे हैं इन्हें ही प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। क्या सर इतने ही प्रोटोकॉल्स हैं? बिल्कुल नहीं लर्नर्स, अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और भी बाकी हैं, लेकिन हम इन सभी को एक साथ ना ही समझ सकते हो ना याद कर सकते हो, तो ये प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में। क्यों? क्योंकि सर ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है। और ये प्रोटोकॉल कैसे काम करता है ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि टीसीपी के पास टोटल फ्लैग्स कितने हैं, और ये फ्लैग्स का मतलब क्या है। लर्नर्स, फ्लैग्स का मतलब है टीसीपी के फ्रेंड्स, टीसीपी के दोस्त, टीसीपी के वो दोस्त जो उसकी मदद करते हैं नेटवर्किंग में बात करने के लिए। यानी टीसीपी अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी सारी बातचीत करने के लिए, अपने सारे कम्युनिकेशन मैनेज करने के लिए 6 फ्लैग्स का यूज लेता है। क्या टीसीपी के पास केवल 6 दोस्त हैं, यानी केवल 6 फ्लैग्स है? नहीं, टीसीपी के अंदर हमें 7 और 8 फ्लैग्स भी देखने को मिलते हैं। बट फिलहाल हमारे नेटवर्किंग का जितना कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, उसके चलते ये 6 फ्लैग्स तो पहले हमें आने ही चाहिए। सो अब हम एक एक फ्लैग्स का नाम और उनका काम यानी उनका यूज क्या है, दोनों चीजें अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला फ्लैग आता है सर यूआरजी फ्लैग, स्टैंड्स फॉर अर्जेंट, और इसकी डेफिनेशन कहती है डेटा कंटेन्ड इन द पैकेट शुड बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि सर अगर आज यूजर ए यूजर बी से बात कर रहा है, हो सकता है यूजर ए अपनी प्रॉब्लम जो है वो यूजर बी को शेयर कर रहा हो, यूजर बी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, उन्हें प्रोसेस कर रहा है और यूजर ए को दोबारा रिप्लाई भेज रहा है। इस तरीके से दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। ये अपनी प्रॉब्लम्स, अपने टास्क यूजर बी को देता है, यूजर बी उन्हें कंप्लीट करता है, सॉल्व करता है और यूजर ए को रिप्लाई दे देता है। लेकिन इस बातचीत के दौरान एकदम से यूजर ए को ये रियलाइज हुआ कि एक कोई ऐसा पर्टिकुलर काम है, कोई ऐसा पर्टिकुलर टास्क है जिसे अभी के अभी अर्जेंट बेसिस पे करना जरूरी है। तो यूजर ए ने क्या करा, एक मैसेज बनाया, इस मैसेज में अपना टास्क लिख दिया। वो टास्क कुछ भी हो सकता था और वहां पे उसने यूआरजी फ्लैग लिखकर सेंड कर दिया। अब जैसे ही ये यूआरजी फ्लैग यूजर बी के पास पहुंचा तो यूजर बी ने देखा टास्क क्या है और सारे काम रोक कर यूजर बी ने अपने सारे टास्क रोक दिए। और बिकॉज इस पैकेट की प्रायोरिटीज हाई थी, क्योंकि इस पैकेट में यूआरजी फ्लैग का नाम था, यानी इस पैकेट पे अभी के अभी टास्क होना चाहिए, अभी के अभी इस पैकेट पे काम होना चाहिए था, इसीलिए यूजर बी ने अपना सारा काम रोका, सबसे पहले इस पैकेट का जो टास्क था वो कंप्लीट करा और फिर रिप्लाई दे दिया। तो यूजर बी को ये बात कैसे पता पड़ी कि इस पैकेट की प्रायोरिटीज हाई है, सारा काम रोक कर पहले इस पैकेट को कंप्लीट करना है, इस पैकेट के टास्क को कंप्लीट करना है? बिकॉज ऑफ यूआरजी फ्लैग, अर्जेंट फ्लैग। एग्जाम्पल ये भी है लर्नर्स कि अगर आज आप अपनी मशीन चलाते हुए फोर्सफुली पावर बटन दबाते हो, पावर ऑन ऑफ बटन जो है उसे दबा के रखते हो, मशीन एकदम से बंद हो जाती है। ये कैसे हो रहा है? यूजिंग यूआरजी। अर्जेंट टास्क दे रहे हो, सारे सॉफ्टवेयर बंद करके मशीन बंद कर दे रहे हो। अगर आप अपने टर्मिनल में हो, आप कंट्रोल सी का शॉर्टकट दबाते हो तो कोई भी चलता हुआ टास्क इंस्टेंट रुक जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ यूआरजी फ्लैग, अर्जेंट फ्लैग। किसी भी चलते हुए कम्युनिकेशंस को किसी भी जगह पे कोई अर्जेंट टास्क है, यूआरजी के साथ भेज दो। देन हमारे पास आता है फिन फ्लैग, स्टैंड्स फॉर फिनिश, और इसकी डेफिनेशन कह रही है देयर विल बी नो फर्दर ट्रांसमिशन। ये क्या कहना चाह रहा है? सिंपल सी बात है सर, अगर आज हम मान लेते हैं कि एक यूजर ए है और एक यूजर बी है, दोनों को आपस में बात करनी है और बात करने के लिए इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनना जरूरी है।
तो इन दोनों ने कहा कि भाई हमारे पास कुछ मूवीज, कुछ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो हमें आपस में शेयर करना है, और ये शेयर करने के लिए इन्होंने जिस टूल का यूज लिया वो मान लेते हैं शेयरिट है या जेंडर है या कोई भी टूल है। अब इनने क्या करा, एक डिवाइस ने ऑन करा हॉटस्पॉट सर्विस को, एक डिवाइस ने ऑन करा वाईफाई सर्विस को, दोनों ने आपस में कनेक्शन बनाया शेयरिट सॉफ्टवेयर की मदद से और फाइल ट्रांसफरिंग चालू कर दी। नॉर्मली आप सबने भी ऐसा करा होगा कि जब दो डिवाइसेस के बीच में हम फाइल शेयर करते हैं तो हम दोनों डिवाइसेस को बिल्कुल पास रखते हैं ताकि सिग्नल स्ट्रॉन्ग आए, फाइल फास्ट ट्रांसफर हो। ऐसी चीजें आप सभी ने जरूर करी होगी। तो यहाँ पे इन लोगों ने भी ऐसा करा और कुछ देर बाद ये देखा गया कि इनकी जो फाइल्स है ना, जो इनको ट्रांसफर करनी थी वो 100% ट्रांसफर हो चुकी है। यानी इन लोगों को जो आपस में बात करना था, डेटा शेयर करना था, वो 100% कंप्लीट हो गया। मगर अब सवाल ये है कि क्या ये डेटा ट्रांसफर होने के बाद भी ये कनेक्शन बना के रखेंगे, ये कनेक्शन तोड़ देंगे? नहीं सर, ये कनेक्शन तोड़ेंगे। बना के रखने का क्या सेंस है जब सारी बातचीत हो चुकी है? अब ये कनेक्शन तोड़ेंगे और नेटवर्किंग में जब भी आप टीसीपी के अंदर कनेक्शन तोड़ते हो तो आपको जरूरत पड़ती है फिन फ्लैग की। इस फिन फ्लैग को सेंड करके आप सामने वाली मशीन को अपडेट कर देते हो कि हम कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं। जब सामने वाली मशीन भी फिन फ्लैग भेजती है तो कनेक्शन टूट जाता है। इस तरीके से फिन फ्लैग हमारी मदद करता है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं आरएसटी फ्लैग की, जिसका फुल फॉर्म है रीसेट, जिसकी डेफिनेशन कहती है रीसेट अ कनेक्शन। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मीनिंग है सर, आरएसटी कहता है कि सर जब भी आप नेटवर्किंग में किसी से बात करते हो और बातचीत आपकी बहुत स्लो हो रही है या कोई एरर आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में बेस्ट है कि आप उस कनेक्शन को तोड़कर, उसको बंद करके एक नया कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। तो रीसेट का मतलब ये नहीं है कि ये मेरी नेटवर्क की सेटिंग्स डिलीट कर देगा, कनेक्शन को रीसेट कर देगा, नहीं। इसका मतलब है ये कनेक्शन को तोड़कर दोबारा बनाने की रिक्वेस्ट करेगा और ऐसा करने पे आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। ये एक तरीके से डिवाइस को रिबूट करने की तरह है। डिवाइस को पावर ऑफ करके पावर ऑन कर दो, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है पीएसएच फ्लैग, स्टैंड्स फॉर पुश। इसकी डेफिनेशन कह रही है सेंड्स ऑल बफर डेटा इमीडिएटली। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो होता क्या है कि अगर आज यूजर ए को यूजर बी से बातचीत करनी है तो नॉर्मली जब यूजर ए कंप्लीट मैसेज लिखेगा तब तक उस मैसेज का एक एक एलिमेंट एक स्टोरेज में एक जगह पे सेव होता रहेगा। यानी अगर मुझे आपको मैसेज भेजना है तो मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ, मैं जब तक टाइप कर रहा हूँ वो एक जगह पे स्टोर होता जा रहा है, एक पैकेट में ड्राफ्ट होता जा रहा है। ये सारी चीजें जो हो रही है, ये जिस जगह पे स्टोर हो रहा है, इसे हम कहते हैं बफर स्टोरेज। अब हम मैसेज पूरा टाइप कर रहे हैं, वो बफर स्टोरेज में स्टोर हो रहा है, हमने पूरा मैसेज प्रिपेयर कर दिया, सब कुछ चेक कर लिया, सबमिट बटन पे क्लिक करा, उसके बाद ये मैसेज सेंड हुआ। इस तरीके से मेरा मैसेज कंप्लीट बनने के बाद सेंड हुआ है और जब तक वो पूरा बना नहीं था तब तक वो बफर स्टोरेज में पड़ा था। इस तरीके से नेटवर्किंग बाय डिफॉल्ट काम करती है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा बफर स्टोरेज में नहीं रखा जाए, मैं चाहता हूं कि मैं जो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वो एज इट इज उसी वक्त रिफ्लेक्ट हो यूजर बी को। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखने वाला था हाय हाउ आर यू, तो जैसे ही मैंने एच लिखा है इसको दिख गया कि मैंने एच लिखा है, फिर मैंने आई लिखा तो इसे लिख दिया आई लिखा है। इसी तरीके से मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ उसे भी यहाँ पे इंस्टेंट लाइव रिफ्लेक्ट होता जा रहा है, लाइव ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लाइव बातचीत हो रही है। यानी मेरा डेटा किसी बफर स्टोरेज में सेव नहीं हो रहा। और जब मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, यानी बफर स्टोरेज में डेटा नहीं रखना चाहता हूँ, तब हम पीएसएच यानी पुश फ्लैग को यूज लेते हैं। इट मीन्स के लाइव बातचीत करो, कोई भी डेटा बफर स्टोरेज में नहीं रखा जाएगा। आई होप आप सभी को ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं एसी के यानी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग की, जिसकी जो डेफिनेशन है वो हमें बता रही है एक्नॉलेजेस द रिसीप्ट ऑफ अ पैकेट। ये क्या कहना चाह रहा है कि सर अगर हम ये कह रहे हैं कि यूजर ए और यूजर बी बात कर रहे हैं, यूजर ए ने यूजर बी को मान लेते हैं हाय के बाद एक मैसेज भेजा विच इज यस एग्जांपल के तौर पर। सवाल ये है कि जब हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट टाइम भेजे चाहे सेकंड टाइम भेजे, हमें क्या ये पता नहीं पड़ना चाहिए, क्या ये हमें एक्नॉलेज नहीं मिलना चाहिए कि हमारा मैसेज सामने वाली मशीन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? हमें कैसे पता पड़ेगा कि अगर हमने आज एक मैसेज भेजा है तो वो आपको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसके लिए टीसीपी ने कहा कि अगर आप मेरी मदद से किसी को मैसेज भेजते हो, यानी अगर मैं टीसीपी की मदद से यूजर बी को हाय मैसेज भेजता हूं और मैसेज पहुंच जाता है, तो बदले में यूजर बी मुझे एक रिप्लाई देगा एक एसी के फ्लैग का। वो मुझे एक एसी के फ्लैग सेंड कर देगा और वो देखते ही मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ मेरा मैसेज पहुंच गया है, तभी सामने से एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा गया है।
इस तरीके से हमें एक रिसिप्ट मिल जाती है कि हाँ हमारा मैसेज पहुंच गया और नेटवर्किंग और अच्छे से काम कर पाती है। सो ACK का मतलब इतना ही है कि जब आप किसी को मैसेज भेजोगे, मैसेज वहां पहुंच चुका है, तो रिप्लाई में आपको ACK फ्लैग दिया जाएगा। वो देखते ही आप समझ जाओगे कि हाँ मेरा मैसेज पहुंच गया है। और अगर मैसेज नहीं पहुंचा है तो आपको ACK पैकेट नहीं मिलेगा। सो नाउ लर्नर्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करते हैं SYN पैकेट की, जिसका फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइज और जिसकी डेफिनेशन है इनिशिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन होस्ट। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि सर अगर आज यूजर ए को यूजर बी से कोई भी डेटा चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है या बातचीत ही क्यों ना करनी हो, तो क्या कोई भी यूजर किसी भी दूसरे यूजर से ऐसा ही डेटा ले सकता है क्या? मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज मुझे आप में से किसी एक से, मान लेते हैं मुझे राहुल से कोई डेटा चाहिए, मुझे राहुल से उनके कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो बीइंग अननोन पर्सन, राहुल मुझे नहीं जानते, मैं राहुल के पास अगर एकदम से जाऊं, उन्हें कहूं कि क्या मुझे आपके कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं, तो क्या राहुल मुझे अपने कॉन्टैक्ट नंबर देंगे जब वो मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं? डेफिनेटली नहीं देंगे। लेकिन इसके बजाय अगर मैं राहुल के पास जाऊं, उनसे हैंडशेक करूं, उनसे बातचीत करूं, अपना इंट्रोडक्शन दूं, उनसे उनके बारे में जानूं और थोड़ी देर बातचीत करके कनेक्शन बिल्ड कर लूं, उसके बाद अगर मैं राहुल से कहूं कि क्या मुझे आपके कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं, तो मिलेंगे। सो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली मिल जाए। लेकिन यहाँ ये हो कैसे रहा है? तो ये हो रहा है SYN पैकेट की मदद से। यानी जब नेटवर्किंग में दो डिवाइस बात करते हैं ना, तो पहले ट्रस्ट बिल्ड होना जरूरी है, एक कनेक्शन बनना जरूरी है, और कनेक्शन बनाने के लिए एक मशीन दूसरी मशीन को जो सबसे पहला पैकेट भेजती है वो है SYN पैकेट। जिसका मतलब ये SYN फ्लैग जैसे ही सामने जाता है तो यूजर बी को समझ आ जाता है कि यूजर ए मुझसे बात करना चाहता है। वो सोच समझ कर अपनी परमिशंस के साथ अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करके वो रिप्लाई देता है और इस तरीके से कनेक्शन बनता है। तो SYN पैकेट कनेक्शन बनाने के लिए यूज लिया जाता है। जब कनेक्शन बनाना है आपको किसी से, तो आप जो सबसे पहला पैकेट भेजते हो वही SYN पैकेट है। आई होप लर्नर्स आप लोगों को TCP के जो 6 फ्लैग्स थे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम जानना चाहते हैं कि ये रियल वर्ल्ड में TCP को हेल्प कैसे करते हैं, TCP इन फ्लैग्स की मदद से कम्युनिकेशन कैसे करता है। तो हमारे सामने सबसे पहले आता है TCP 3-वे हैंडशेक। अब सर ये 3-वे हैंडशेक एग्जैक्टली है क्या? तो TCP का कहना है कि ये मेरे कनेक्शन बनाने का तरीका है। TCP कहता है कि जब मैं किसी से कनेक्शन बनाता हूँ तो 3 स्टेप्स की मदद से, 3-वे मतलब 3 स्टेप्स की मदद से हैंडशेक करता हूँ। और हैंडशेक वर्ड का मतलब है कनेक्शन बनाना। जब भी कनेक्शन बनाने की बात आती है, कनेक्शन क्रिएट करने की बात आती है, वहां पे हैंडशेक वर्ड यूज किया जाता है। ये कीवर्ड है जो डिफाइन करता है केवल कनेक्शन बनाने के प्रोसेस को। तो हमने 3-वे हैंडशेक लिखा, यानी 3 स्टेप से कनेक्शन बनेगा। अब वो 3 स्टेप्स क्या है, आइए समझते हैं। सो लर्नर्स, मान लेते हैं कि अब अगर राहुल को रेशमा से बात करनी है, तो इसने अपनी मशीन से, अपने डिवाइस से एक पहला पैकेट भेजा विच इज अ SYN पैकेट। अब ये SYN पैकेट इस मशीन से सीधा जा रहा है रेशमा की मशीन पे और उसकी पोर्ट 21 पे ये पैकेट भेजा जा रहा है। ऑन पोर्ट 21 राहुल कह रहा है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब सवाल ये है कि जब राहुल ने एक पहला मैसेज भेजा है विच इज अ SYN पैकेट, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, एक SYN पैकेट भेजा है पोर्ट 21 पे, तो अगर ये पोर्ट 21 बंद है तो क्या होगा? सर अगर डोर बंद है तो पोर्ट का रूल है ओनली ऑन ओपन पोर्ट वाला जो रूल, ताकि ओपन पोर्ट पे बातचीत होगी। अगर डोर बंद है तो आगे बातचीत नहीं होगी, पैकेट सामने नहीं पहुंचेगा, ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर सर ये डोर ओपन है तो ये पैकेट सामने पहुंच जाएगा। और अभी अभी हमने TCP के कंसेप्ट्स को पढ़ते हुए, उसके फ्लैग्स को पढ़ते हुए एक बात समझी कि अगर आपका कोई भी मैसेज सामने वाली मशीन में रिसीव हो जाता है तो उसके बदले में, अगर पोर्ट ओपन है और पैकेट रिसीव हो चुका है, तो उसके बदले में रेशमा की मशीन से एक पैकेट रिप्लाई के तौर पे भेजा गया विच इज एक्नॉलेजमेंट पैकेट। तो अब राहुल के पास एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट तो पहुंचा ही, साथ ही साथ रेशमा ने एक SYN पैकेट भी भेज दिया। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि आपका मैसेज मुझे मिल चुका है, क्योंकि राहुल ने SYN पैकेट भेजा था, वो पहुंच चुका है, तो उसके बदले में ACK पैकेट आ गया, यानी आपका मैसेज हमें मिल गया, ऐसा रेशमा ने राहुल को कह दिया। उसी के साथ साथ रेशमा ने कहा कि मैं भी आपसे पोर्ट 21 पे बात करना चाहती हूँ। यानी राहुल ने रेशमा से कहा कि भाई क्या मैं आपसे पोर्ट 21 पे बात कर सकता हूँ? रेशमा ने कहा हाँ, आपका मैसेज तो मुझे मिल गया है और यस हम बात कर सकते हैं, मैं भी एग्री हूँ बात करने के लिए। अब जब ये पैकेट राहुल के पास पहुंचा तो राहुल के पास देखा जाए तो एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज पहुंचा है जो उसी के भेजे हुए पैकेट का रिप्लाई है, और एक SYN पैकेट भेजा है जिसमें रेशमा ने भी बात करने के लिए हाँ कह दिया है। सो राहुल फाइनली, क्योंकि उसे SYN पैकेट रिसीव हुआ है, बदले में एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड करेगा।
रूल है टीसीपी का कि अगर कोई मैसेज किसी को रिसीव हुआ है तो बदले में उसे एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजना पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड करने का कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। यानी ऐसा नहीं है कि आप कहो कि सर मैंने एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा है तो मुझे बदले में दोबारा एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। एक्नॉलेजमेंट को छोड़कर आप जो भी बातचीत करोगे, अगर वो मैसेज पहुंचा है तो बदले में एसी के पैकेट रिसीव होगा। हमने कहा ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ 3 स्टेप्स परफॉर्म हुए। पहले राहुल ने सिंड पैकेट भेजा पोर्ट 21 पे, है ना। जब ये पैकेट पहुंच गया तो बदले में एक्नॉलेजमेंट फ्लैग का रिप्लाई आया, यानी सिंड पैकेट पहुंच चुका है। और साथ ही साथ सिंड पैकेट भी आ गया कि हम भी बात करना चाहते हैं। रेशमा ने कहा मैं भी बात करना चाहती हूँ, है ना। फाइनली राहुल ने इस सिंड पैकेट का रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट जो था वो भेज दिया। तो यहाँ पे पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा और तीसरा स्टेप ये रहा। 3 स्टेप्स की मदद से दोनों मशीन्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अब ये दोनों आपस में जितना भी डेटा, जितना भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाहते हैं वो इजीली शेयर कर सकते हैं। ये है टीसीपी का कनेक्शन बनाने का तरीका। लेकिन सर अगर हम इस पूरे डेटा को देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें हमारे लिए अभी भी कंफ्यूजिंग है। जैसे यहाँ SEQ लिखा है और इसका मतलब क्या है? सो लर्नर्स, इस SEQ का मतलब है सीक्वेंस नंबर। अब सीक्वेंस का मतलब क्या है कि सर अगर आज एग्जांपल के तौर पे हमने एक सिंड पैकेट जो है वो रेशमा को सेंड करा, तो उस सिंड पैकेट के साथ में हमने उसको एक आईडी दे दी, सीक्वेंस नंबर दे दिया विच इज 10। तो अब ये 10 नंबर आईडी के साथ सिंड पैकेट सामने पहुंचा है। अगर रेशमा हमें इस पैकेट का रिप्लाई देती है तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि रेशमा ने कौन से मैसेज का रिप्लाई दिया? यानी अगर रेशमा ने हमें एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा, आपको कैसे पता पड़ेगा ये एक्नॉलेजमेंट फ्लैग किस मैसेज का है? मान लो मैंने 2-3 सेंड पैकेट भेजे थे और भी 1-2 अलग अलग फ्लैग्स भेजे थे, तो सर इतने सारे पैकेट्स में मुझे रिप्लाई कौन से पैकेट का मिला है ये कैसे पता पड़ेगा? इसके लिए सीक्वेंस आईडी है। तो आप देखो यहाँ पे ये जो मेरा सिंड पैकेट था इसके साथ एक सीक्वेंस आईडी 10 गई। अगर मुझे इसी सिंड पैकेट का रिप्लाई मिलेगा, अगर मुझे इसी सिंड का एक्नॉलेजमेंट मिला है तो उसकी आईडी 11 है, इसके जस्ट +1 है, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि हाँ ये इसी पैकेट का रिप्लाई मुझे मिला है। अब सामने जब रेशमा ने हमें सिंड पैकेट भेजा तो उस सिंड पैकेट की जो आईडी थी रेशमा के सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो थी 142। तो जब आप इस पैकेट का रिप्लाई दोगे, यानी ये सिंड पैकेट जो आपको रिसीव हुआ है, अब आपने इसका रिप्लाई दिया, तो रेशमा को कैसे पता पड़ेगा कि आपने कौन से मैसेज का रिप्लाई दिया है? तो वहां पे इस सिंड का जो सीक्वेंस था विच इज 142, आप जो एक्नॉलेजमेंट भेजोगे उसका सीक्वेंस होगा 143। तो ये एक सीक्वेंस की मदद से आइडिया लग जाता है कि आपके कौन से मैसेज का रिप्लाई आपको मिला है। जब आप बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, यहाँ तो केवल 2-3 मैसेज भेजें, लेकिन अगर मैं एग्जांपल के तौर पे रेशमा से पोर्ट 21, पोर्ट 22 और पोर्ट 23 तीनों पे एक सिंड पैकेट भेजता, मान लेते हैं पोर्ट 21, 22 और 23, तीनों पे मैंने एक सिंड पैकेट भेजा। जो पहला सिंड पैकेट भेजा उसकी सीक्वेंस आईडी थी, जो पोर्ट 22 पे मैंने सिंड पैकेट भेजा, यहाँ लिख देता हूँ, जो पोर्ट 22 पे मैंने सिंड पैकेट भेजा मान लेते तो उसकी आईडी थी 110, और जो पोर्ट 23 पे मैंने सिंड पैकेट भेजा मान लेते हैं उसकी आईडी थी 120। तो अब जो मुझे रिप्लाई मिलेगा तो मुझे कैसे पता कौन से सिंड पैकेट का रिप्लाई मिला है, कौन सी पोर्ट ओपन है, कैसे पता पड़ेगा? तो सर आपको जो भी एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिलेगा ना, एसी के फ्लैग मिलेगा, अगर वो 11 है तो वो 21 का है, अगर वो 111 है तो वो पोर्ट 22 का है, और अगर वो 121 है तो वो पोर्ट 23 का है। आई होप आप सभी को सीक्वेंस का यूज, उसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब दोनों मशीन्स के बीच में कनेक्शन बन गया, जितना डेटा ट्रांसफर करना था सारा हो चुका है। तो लर्नर्स, अब सवाल ये है कि सारा डेटा ट्रांसफर होने के बाद क्या अभी भी ये कनेक्शन बना के रखेंगे या अभी ना कनेक्शन तोड़ देना चाहिए? एक्चुअली इन्हें कनेक्शन तोड़ देना चाहिए। जब 100% डेटा ट्रांसफर हो चुका है तो कनेक्शन बना के रखने का सेंस नहीं है। तो टीसीपी में कनेक्शन तोड़ा कैसे जाता है, यानी टीसीपी सेशन टर्मिनेशन कैसे होता है? बड़ा सिंपल प्रोसेस है। राहुल को रेशमा के साथ बना हुआ ये कनेक्शन तोड़ना था। राहुल ने एक पैकेट भेजा विच इज फिन पैकेट, जिसका मतलब राहुल ने रेशमा को कहा कि भाई जितना भी डेटा ट्रांसफर करना था मेरे एंड पे मैं कर चुका हूँ, मेरे एंड पे मेरा सारा टास्क फिनिश हो चुका है, मैं चाहता हूँ ये कनेक्शन तोड़ दिया जाए। जब ये पैकेट रेशमा के पास पहुंचा तो रेशमा ने कैसे रिएक्ट करा, ध्यान से देखना सब लोग। फिन पैकेट पहुंचा, रेशमा को समझ आया कि अच्छा आप कनेक्शन तोड़ना चाहते हो, तो उसने रिस्पॉन्स करा। उसने सबसे पहले तो केवल अकेला एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा। इट मींस यहाँ पे अगर यहाँ तक के प्रोसेस को देखूं तो रेशमा ने राहुल को कहा कि ठीक है, आपकी जो रिक्वेस्ट है कि आप कनेक्शन तोड़ना चाहते हो वो मुझे मिल चुकी है।
उसने ये नहीं कहा कि कनेक्शन तोड़ दो, उसने ये भी नहीं कहा कि कनेक्शन नहीं तोड़ सकते। उसने बस ये कहा कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो मुझ तक पहुंच चुकी है। उसके बाद इसने यहाँ पे क्या करा, प्रोसेस करा। क्या प्रोसेस करा? इसने एक्चुअली चेक करा कि सर ये 100% डेटा ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर 100% डेटा ट्रांसफर हो गया था तो इसने भी रिप्लाई कर दिया फिन फ्लैग का, यानी इसने एक और मैसेज भेजा। एक तो एक्नॉलेजमेंट सेंड करा था, अब एक फिन भी सेंड करा। किसने करा? रेशमा ने करा। और इस फिन का मतलब है कि रेशमा कह रही है कि हाँ, मेरे एंड पे भी मैंने चेक कर लिया, सारा डेटा ट्रांसफर हो चुका है, आप इस कनेक्शन को अब तोड़ सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे फिन पैकेट भेजा गया है, रिप्लाई में हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ और ऐसा करके ये कनेक्शन तोड़ दिया गया। यानी 4 स्टेप्स की मदद से कनेक्शन तोड़ा गया। मगर इस बात का ध्यान रखना लर्नर्स, चाहे कुछ भी हो, अगर मैं आपको कहूँ कि टीसीपी जो सेशन टर्मिनेशन है वो 4 वे हैंडशेक है। क्या है सर? वो 4 वे हैंडशेक है। तो क्या ये बात सही है? ये जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई कि ये 4 वे हैंडशेक है, बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि से जो कीवर्ड है ना हैंडशेक, इसका मतलब केवल कनेक्शन बनाने के प्रोसेस से होता है। अगर आप कनेक्शन तोड़ते वक्त भी हैंडशेक का यूज दे रहे हो, इसका मतलब आप कह रहे हो कि टीसीपी 4 स्टेप्स की मदद से कनेक्शन बना रहा है। हैंडशेक वर्ड का मतलब ही कनेक्शन है, ये कनेक्शन नहीं बना रहा। कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के प्रोसेस को ही हैंडशेक कहा जाता है। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस में ही हैंडशेक वर्ड यूज किया जाता है। कनेक्शन तोड़ने में हैंडशेक नहीं आएगा, टर्मिनेशन आएगा। तो टीसीपी 4 वे टर्मिनेशन करता है, परफेक्ट है। 4 वे की मदद से सेशन टर्मिनेशन करता है, ये भी परफेक्ट है। आई होप लर्नर्स, आप सभी को टीसीपी के कनेक्शन बनाने का तरीका, तोड़ने का तरीका समझ आ गया होगा। अब मेरा एक सवाल है आप सभी से। मान लेते हैं जब राहुल ने रेशमा को फिन पैकेट भेजा, रेशमा ने कहा कि ठीक है, आपका पैकेट मुझे मिल गया है, और रेशमा ने देखा कि डेटा तो अभी 99% ही ट्रांसफर हुआ है, यानी 1% डेटा अभी भी बाकी है। ऐसे में रेशमा क्या करेगी? सब लोग कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर रिप्लाई करना। सर ये कनेक्शन टूट गया। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं टीसीपी वर्सेस यूडीपी के पास। टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसने कहा कि जब मैं कनेक्शन बनाता हूं तो 3 वे हैंडशेक करता हूं। पहले सिन पैकेट जाता है, बदले में सिन एक्नॉलेजमेंट का रिप्लाई आता है, और फिर ये एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजता है। 3 स्टेप्स की मदद से कनेक्शन बिल्ड होता है, देन डेटा शेयरिंग चालू होती है। लेकिन यूडीपी कहता है मैं ऐसे काम नहीं करता। यूडीपी कहता है आपको कुछ डेटा चाहिए, आप वो डेटा मांगने के लिए मुझे एक रिक्वेस्ट पैकेट भेजो, मैं चेक करूंगा कि अगर आप एक जेन्युइन पर्सन हो, अगर आपको डेटा देना चाहिए तो मैं आपको रिस्पॉन्स के जरिए डेटा दे दूंगा। ये वर्क करता है केवल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। आप केवल रिक्वेस्ट पैकेट भेजोगे, मैं डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ, सो चीजें, वो देखेगा आप सही हो, आपको अलाउ कर देगा, डेटा ट्रांसफर चालू। यूडीपी जो है वो टीसीपी की तरह ये 3 वे हैंडशेक का पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करता, और इसी वजह से लर्नर्स यूडीपी जो है वो टीसीपी के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट है। लेकिन टीसीपी जो हमें देता है वो यूडीपी जितना फास्ट तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन टीसीपी जो हमें देता है वो है सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी, जो हमें यूडीपी से उतनी ज़्यादा नहीं मिल सकती। यूडीपी में स्पीड अच्छी दे सकता है, लेकिन ये ना ही प्रॉपर चेक कर रहा है, ना ही प्रॉपर वेरीफाई कर रहा है, एक प्रॉपर प्रोसेस टीसीपी की तरह फॉलो नहीं कर रहा, इसका काम करने का तरीका अलग है। तो ऐसे में डेटा की सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी पे थोड़ा फर्क आ जाता है, डेटा का मिस होना चलता है। नॉर्मली जब हम वीडियो कॉल्स करते हैं, जब बड़ी फाइल्स ट्रांसफर करते हैं, तो यूडीपी का यूज लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़े बहुत ग्लिच आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। आज हम किसी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं, बीच में कई चीजें कट जाती हैं, बीच में कई गैप्स हमें देखने को मिलते हैं, ग्लिच होता है, वॉइस ग्लिच होता है, वीडियो ग्लिच होता है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ग्लिच हो भी जाता है तो बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, इसीलिए वहाँ यूडीपी यूज लिया जा रहा है। आई होप लर्नर्स, आज का वीडियो, आज का कंसेप्ट आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए हमें अपडेट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।